आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व या कर आय जिसको कहा जाता है। इस वीडियो में हम करों का जो वर्गीकरण है उसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, इन दोनों करों के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के गुण दोषों का जो विवेचन है उसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम कर राजस्व की बात करें, कर को अगर हम परिभाषित करना चाहें, टैक्स क्या होता है? ऐसा अनिवार्य अंशदान होता है जो सरकार को किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा चुकाया जाता है। ठीक है, कर एक तरह से क्या होते हैं? अनिवार्य भुगतान होते हैं जो सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर लगाए जाते हैं, और जो व्यक्ति या संस्था इन करों का भुगतान करती हैं, सरकार उन्हें प्रत्यक्ष लाभ देने का किसी प्रकार सा कोई वादा नहीं करती है। ठीक है, टैक्स एक तरह से क्या हो गया? कंपल्सरी पेमेंट होता है, अनिवार्य भुगतान होता है जो जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है, जिस संस्था के ऊपर कर लगाया जाता है, उसे उस कर का भुगतान करना एक तरह से अनिवार्य होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंपल्सरी पेमेंट कहते हैं, अनिवार्य भुगतान कहते हैं। और जो व्यक्ति या संस्था कर का भुगतान करती है, सरकार उससे किसी प्रकार का कोई वादा नहीं करती है कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है टैक्स के द्वारा, वापस उसका लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा। ठीक है, अब करों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो करों का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से हम दो भागों में से बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसमें हम लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर और गैर प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स हो सकता है, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स हो सकता है, या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? ऐसे कर जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, जिस व्यक्ति या संस्था के द्वारा चुकाए जाते हैं, मतलब सरकार जिन व्यक्तियों या संस्थाओं के ऊपर टैक्स लगाएगी, वो ही व्यक्ति या संस्था क्या करेगी? उन टैक्स को चुकाएगी। दूसरा, उनका जो भार होता है, बर्डन, वो उन्हीं व्यक्ति या संस्था के ऊपर पड़ेगा जो इसे चुका रहा है। माना कि मेरी इनकम है 10 लाख रुपये प्रति माह। अब इस 10 लाख रुपए की आय पर अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स बनता है, ठीक है, सरकार की जो अलग अलग रेट होती हैं, उसमें जितना भी टैक्स बनता है उसे कौन चुकाएगा? वो टैक्स मुझे चुकाना पड़ेगा। अब इसका जो भार है, बर्डन है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, इसलिए ऐसे कर को मैं क्या कहूंगा? प्रत्यक्ष कर। मतलब प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? ऐसे कर जो जिस व्यक्ति या संस्था के द्वारा अदा किए जाते हैं सरकार को, उसका जो भार होता है, उसका जो बर्डन होता है, वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर इसको स्थानांतरित नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर। देखिए, अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? चुकाने वाला व्यक्ति कोई और होता है और उसका जो भार होता है वो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। माना कि अगर मैं लोगों को कोचिंग पढ़ाऊं, बच्चों को, ठीक है, कोचिंग पढ़ाने के लिए मुझे माना कि कोई टैक्स देना पड़ता है, तो उस टैक्स को मैं क्या करता हूं? स्टूडेंट से जो मैं फीस वसूल करता हूं, उस फीस में मैंने क्या किया? माना कि 10,000 रुपये किसी एक कोर्स की फीस है, उसमें मैंने 500 रुपये टैक्स भी जोड़ दिए, क्योंकि मुझे 500 रुपये टैक्स सरकार को चुकाने हैं। तो ये 500 रुपये जो टैक्स हैं वो किसके द्वारा चुकाए जाएंगे? मेरे द्वारा। ठीक है, अंतिम रूप से उसका भुगतान कौन कर रहा है? क्योंकि इसका बर्डन मैंने क्या कर दिया? स्टूडेंट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, उनकी फीस में जोड़ दिया। तो चुकाया मैंने, लेकिन उसका जो अंतिम भार है वो किसके ऊपर पड़ा? स्टूडेंट्स के ऊपर। इसका मतलब मैंने क्या किया? इस टैक्स का बर्डन मैंने सहन नहीं किया, इसका भार मैंने सहन नहीं किया, मैंने दूसरों के ऊपर हस्तांतरित कर दिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। लेकिन मेरी इनकम, मेरी आय के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका मैं हस्तांतरण किसी और को नहीं कर सकता हूं, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर।
तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो व्यक्ति या संस्था चुकाती है उसका अंतिम भार वो दूसरे के ऊपर स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। उसका जो भार होता है, उसका जो बर्डन होता है, उसे उसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा सहन करना पड़ता है। अब देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यक्ष कर चलन में है उसमें सबसे प्रमुख है इनकम टैक्स, आयकर। ठीक है, ये केंद्र सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है और सबसे पहले जो कर है 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा इसे लगाया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो 1950 में सबसे पहले इसको लगाया गया था। गैर कृषि आय, ठीक है, मतलब संविधान में एक व्याख्या की गई है कि जो कृषि आय होती हैं उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की आय होती हैं उस पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इनकम टैक्स को लगा सकती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो आय होती हैं उन आय पर टैक्स वसूला जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, कृषि आय जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको छोड़ के। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है लोगों की उसी स्थिति में जो इनकम टैक्स की रेट है कर, ठीक है, इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयकर की, तो आयकर की जो दर है वो भी एक तरह से क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो भारत में जो आयकर का प्रावधान है, इनकम टैक्स है, वो किस प्रकार का है, प्रगतिशील हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रगतिशील का मतलब क्या हो गया, आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ में करों की दर क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। अभी 2023-24 का जो बजट आया है उसमें आयकर की 5 स्लैब बताई गई हैं। ठीक है, 0 से 3 लाख तक अगर इनकम है तो उसमें टैक्स की दर कितनी है, 0% है। अगर 3 से 6 लाख तक इनकम की स्लैब है, ठीक है, तो इस स्थिति में करों की दर कितनी रखी गई है, 5%। लेकिन विभिन्न प्रकार की छूटें देने के बाद में 7 लाख तक की अगर इनकम है किसी व्यक्ति की, वार्षिक आय है भारत में 2023-24 के बजट के अनुसार, तो उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर इनकम 6 से 9 लाख के बीच में है तो उसमें करों की दर कितनी है, 10% है। 9 से 12 लाख के बीच में है तो करों की दर कितनी है, 15% है। 12 से 15 के बीच में है तो करों की दर है 20%। और 15 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उसमें कर की दर कितनी है, 30% है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें तो विभिन्न जो करों की स्लैब है उसमें परिवर्तन किया गया है। 2023-24 के बजट की हम बात करते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष कर का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, निगम कर। निगम कर क्या होता है, हमारे देश में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो हमारे देश की कंपनी हो चाहे कोई विदेशी कंपनी हो, उनकी वार्षिक जो आय होती हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, निगम कर कहते हैं। ठीक है, और भारत का जो 2023-24 का बजट आया है उसमें अगर हम सरकार की राजस्व प्राप्ति की बात करें तो उसमें इनकम टैक्स से जो प्राप्ति होगी वो कितनी होगी, 15% का अनुमान लगाया गया है। और निगम कर से प्राप्ति का जो अनुमान लगाया गया है वो भी कितना है, 15%। तो निगम कर और आयकर से कितनी प्राप्ति होने की संभावना है 2023-24 के बजट में, 15%। ठीक है, दोनों की 15-15% है, तो कुल मिला के आयकर और निगम कर की कितनी हो गई, 3% ऐसी संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। फिर वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, व्यक्ति के पास में जितनी कुल संपत्ति होती है और उस पर अगर किसी प्रकार का ऋण ले रखा है तो उन ऋणों को घटाने के बाद में संपत्ति की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, संपत्ति कर कहते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कंपटीशन एग्जाम के लिए कि संपत्ति कर का जो सुझाव दिया गया था भारत में वो किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर कार्डोर के द्वारा, और 1957 से भारत में इसको लागू किया गया है। संपत्ति कर लगाने का जो अधिकार है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है, आयकर विभाग के पास में है। ठीक है, इसमें कुछ संपत्तियों को छोड़ा गया है जिसके ऊपर संपत्ति कर नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि कृषि भूमि होती हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके मकानों के ऊपर हैं, धार्मिक स्थानों की जो संपत्ति होती हैं उस पर संपत्ति कर नहीं लगता है। इसके अलावा जैसे गिफ्ट टैक्स होता है
उपहार होता है, किसी व्यक्ति को अपने संबंधियों से किसी प्रकार का कोई उपहार प्राप्त होता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, उपहार कर कहते हैं। और 1990 कानून के बाद में अगर हम देखें तो ये जो उपहार कर है, जिस व्यक्ति को उपहार प्राप्त हो रहा है उसी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे अन्य संपत्ति कर भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाए उसके बाद में उसकी जो संपत्ति होती है उसके ऊपर उसका जो उत्तराधिकारी है वो टैक्स का भुगतान करता है, तो अन्य संपत्ति कर भी हो सकते हैं, ब्याज कर भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपने पास में जो पैसा होता है अगर उसने जमा करा उस पर जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा वर्तमान समय में इस प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए ये जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें कुछ गुण देखने को मिलते हैं। क्या गुण है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ये गुण एक तरह से क्या होते हैं, लोचशील हम कह सकते हैं, ठीक है। लोचशील का मतलब क्या हो गया, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है समय के अनुसार। जैसे अभी हम देखें 2023-24 का जो बजट आया है उसमें इनकम टैक्स की जो दरें हैं उसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है। मतलब सरकार महंगाई और मंदी की जो स्थिति होती है उसको ध्यान में रख के इन करों की दरों को कम ज्यादा कर सकती हैं। तो प्रत्यक्ष कर एक तरह से गुण गुण में क्या होते हैं, लोचिल। लोचिल का मतलब क्या हो गया, टैक्स की जो रेट है, करों की दर को कम अथवा ज्यादा किया जा सकता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की स्थितियां हैं, मंदी की स्थिति है या महंगाई की स्थिति है। फिर देखिए इन करों में दूसरा गुण क्या होता है, निश्चितता, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं इसका भुगतान कब करना है ये करदाता को पता होता है, कितनी राशि का भुगतान करना है ये भी पता होता है। क्योंकि देखिए मुझे अगर सैलरी मिलती है, माना कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए अगर सैलरी मिलती है, अगर मैं कहीं पे नौकरी करता हूं तो, और 12 महीने की मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 लाख रुपए हो जाएगी। अब 12 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स लगेगा उसके बारे में मुझे जानकारी है। और जो वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, ठीक है, प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वित्तीय वर्ष होता है, उसके बाद में मुझे इस वर्ष भर में 12 लाख रुपए जो कमाए गए हैं उस पर कितना टैक्स का भुगतान करना है। अंतिम तिथि क्या है टैक्स की, जो भुगतान करने की तिथि है वो एक निश्चित होती है, इन सब के बारे में पता होता है पहले से। फिर ये गुण, ये जो कर होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, मितव्यय होते हैं। क्योंकि देखिए जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनको तो इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है, उनके जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो जाके ऑडिट करते हैं, देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, इनको कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए एक तरह से क्या होते हैं, उत्पादक भी होते हैं। उत्पादक मतलब सरकार क्या करती है, एक तरह से जैसे जैसे करों की दर बढ़ती जाती है इसमें आय भी क्या होती है, सरकार की बढ़ती जाती है। इसलिए इनको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, उत्पादक कह सकते हैं। फिर समता एवं न्यायशीलता की अगर हम बात करें, मतलब ये जो टैक्स होते हैं प्रत्यक्ष कर, आय बढ़ने के साथ में करों की दर बढ़ जाती है। इसलिए जो व्यक्ति जितना टैक्स चुका सकता है, उनकी जो कर देने की क्षमता होती है उसी के अनुसार कर लिया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। फिर सामाजिक चेतना, मतलब जो व्यक्ति करों का भुगतान करता है, प्रत्यक्ष करों का भुगतान करता है, तो सरकार की जो आय होती है वो उसी के ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए वो हमेशा देखता रहता है कि सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो सही कार्यों पर किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार ये जो गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष करों में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनके कुछ दोष होते हैं, हानियां होती हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, अलोकप्रिय, मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स चुकाता है तो ये जो टैक्स होते हैं उनको एक तरह से क्या होते हैं, चुभते हैं। क्योंकि उनकी जो इनकम होती है, उनकी जो सैलरी होती है उसमें से उनको भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, अलोकप्रिय कहते हैं। फिर मनमाना, कभी कभी सरकार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करती है, टैक्स की रेट को बढ़ा देती हैं, तो एक तरह से मनमाना हम कह सकते हैं। असुविधापूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि इन करों का भुगतान एक तरह से व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय में से करता है। तो अपनी आय में से करने के लिए उसको अपना उपभोग एक तरह से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। इसलिए इनको हम असुविधापूर्ण कह सकते हैं। बहुत सारी धाराएं होती हैं, उनको धारा, जब इनकम टैक्स का फॉर्म भरा जाता है इसमें बहुत सारी जो धाराएं होती हैं उन सभी को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एक तरह से क्या होता है, ये असुविधापूर्ण कहे जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति टैक्स देने के लिए राजी नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, चोरी की संभावना पाई जाती है, ठीक है। जो कर होते हैं वो प्रत्येक करदाता को चुभते हैं और इनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं, कर चोरी का प्रयास करते हैं। जो इनकम टैक्स के फॉर्म भरे जाते हैं, विवरणियां, उसमें एक तरह से गलत सूचनाओं को भर के कम
आय को दर्शा के चोरी कर चोरी करने का प्रयास करते हैं, जिससे सरकार को राजस्व की हानि प्राप्ति होती है। और ये जो कर होते हैं वो सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जिनकी आय का स्तर ज्यादा होता है, ऊंचा होता है, उन्हीं व्यक्तियों को ये टैक्स चुकाने पड़ते हैं, सभी लोगों को टैक्स नहीं चुकाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब जो गरीब निर्धन वर्ग होते हैं, जिनकी आय का स्तर निम्न होता है, वो सरकारी खजाने में किसी प्रकार का योगदान नहीं देते हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष करों की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है, और इसमें जो व्यक्ति या संस्था कर का भुगतान करती है उसे उस कर का क्या एक तरह से वो दूसरों के ऊपर हस्तांतरित कर सकती है। मतलब इसमें जो टैक्स होते हैं उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब इसमें कर का जो भुगतान है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका जो अंतिम भार है, फाइनल बर्डन जो होता है, वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। मुख्य रूप से अगर भारत में देखें तो जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर का मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा जैसे कि पहले सेल टैक्स होता था, वेट, डब्ल्यूएटी, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। जीएसटी में भी अलग अलग हैं, जैसे केंद्रीय जीएसटी हैं, राज्य की जीएसटी हैं, एकीकृत जीएसटी हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष एक तरह से क्या होते हैं? वस्तु एवं सेवाओं पे लगाए जाते हैं, और इसमें कर का जो भार होता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी वस्तु या सेवा के ऊपर ये टैक्स लगता है तो उस वस्तु की जो कीमत होती है, प्राइस होती है, वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए, मुख्य जो अप्रत्यक्ष कर हैं उसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो कौन सा है? वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, ठीक है। और मूल्य वर्धित कर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। पहले जो सेल टैक्स होता था, बिक्री कर होता था, उसकी जगह क्या शुरू किया गया? वेट को शुरू किया गया था 2005 में, ठीक है। 2005 से पहले क्या होता था? विभिन्न प्रकार के जो सेल टैक्स होते थे, कर होते थे, बिक्री कर जो होते थे, उनकी लोगों के द्वारा चोरी की जाती थी। तो बिक्री कर की चोरी रोकने के लिए 2005 से भारत में विभिन्न राज्यों में वेट जो है वो प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले जो वेट लगाया था 2004 में लगाया गया था हरियाणा के द्वारा, लेकिन संपूर्ण भारत में 2005 से इसको लागू किया गया था, ठीक है। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो मुख्य कर प्रणाली है अप्रत्यक्ष कर, उसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को शामिल किया जाता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और उनके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा वेट लगाया जाता है। जैसे पेट्रोल और डीजल हैं, उसमें राज्य सरकारों के द्वारा वेट प्रणाली जो है प्रयोग की जाती है। वेट जो पेट्रोल और डीजल हैं उनको अभी जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। राज्य सरकारों के द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक तरह से वेट जो है ये टैक्स हैं, और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के और भी टैक्स हैं वो लागू किए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं। अब जीएसटी की अगर हम बात करें, वस्तु एवं सेवा कर की बात कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में लागू किया गया है। जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, उसके अलावा छोड़ के सभी प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनकी जगह वस्तु एवं सेवा कर को शामिल किया गया है। केंद्रीय एवं राज्य स्तर की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर के उनको समाप्त करके उनकी जगह वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं, इसको लागू किया गया है। जीएसटी के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहले जैसे विभिन्न प्रकार के जो टैक्स होते थे केंद्र सरकार के, उनको हटाया गया है, उनकी जगह जीएसटी को लाया गया है। राज्य स्तर पर पहले जैसे बिक्री कर होता था, एंट्री कर होता था, प्रवेश कर, मनोरंजन कर होता था, विलासिता कर होता था, लॉटरी, जुए एवं बेटिंग पर जो कर लगाए जाते थे, ये सारे एक तरह से क्या होते थे? अप्रत्यक्ष कर होते थे, और इन सभी को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। भारत के संदर्भ में वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जीएसटी जो है उसकी अलग अलग स्लैब है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की स्लैब हैं, 0% है, 5% है, ठीक है। 5% जो है आपकी घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं,
चाय, शक्कर, खाद्य तेल, अगरबत्ती, मसाले, इन पर एक तरह से वर्तमान समय में 5% जीएसटी जो है वसूला जाता है। 12% जो जीएसटी हैं वो मुख्य रूप से जो घी हैं, घी, बटर, मोबाइल, कंप्यूटर, इस प्रकार के जो सामान है उस पर 12% जीएसटी वसूला जाता है। 18% की जो रेट हैं उनमें टूथपेस्ट हो गया आपका, जैसे हेयर ऑयल हो गया, साबुन, आइसक्रीम, प्रिंटर जो होते हैं उन पे 18% से कर लग जाए। और सबसे उच्चतम जो दर है वो करो कि वो जीएसटी की कौन सी है, 28%। ठीक है, जो लग्जरी आइटम होते हैं जैसे कि आपकी कार होगी, छोटी कार है, एयर कंडीशनर हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक है, इन लग्जरी चीज़ों पर एक तरह से 28% जो है जीएसटी वसूला जाता है। अब देखिए जो जीएसटी है उसमें भी सबसे पहले कौन सी है, केंद्रीय जीएसटी है। ठीक, मतलब केंद्र सरकार क्या करते हैं, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो कर लगाती हैं वो केंद्रीय जीएसटी के अंतर्गत आता है। जीएसटी लागू नहीं हुआ था उससे पहले, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता था, दवाओं पर, शौचालय निर्माण पर लगता था। आबकारी का जो अतिरिक्त शुल्क होता था विशेष महत्व के सामानों पर लगता था। आबकारी विभाग का अतिरिक्त शुल्क हो गया, ठीक है, कपड़ा और वस्त्र उत्पाद पे जो लगता था। सीमा शुल्क के अलावा जो अतिरिक्त शुल्क होता था, ठीक है, उन सभी को एक तरह से, जैसे विभिन्न प्रकार के उपकर होते हैं, अधिभार होते हैं, इन सभी को एक तरह से केंद्रीय जीएसटी में समाहित किया गया है। फिर राज्य जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाए जाएंगे, उनको वसूला जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों के अंतर्गत राज्य का जैसे वेट आ गया, खरीद कर हो गया, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञानों पर कर, ठीक है, इस प्रकार के जो कर होते हैं वो एक तरह से राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं। और जीएसटी के लागू होने के साथ ही जीएसटी के रूप में ये सारे कर जो हैं राज्य सरकारों के परिवर्तित हो गए हैं। एक हमारा है एकीकृत जीएसटी, ठीक है, इसमें एकीकृत जीएसटी के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का लेन देन होता है उस पर जो कर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एकीकृत जीएसटी कहते हैं। ये जो कर है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और उसको वसूलती भी कौन है, केंद्र सरकार, लेकिन राज्यों को इसका वितरण करने का प्रावधान किया गया, मतलब इससे जो भी इनकम होगी उसका एक निश्चित हिस्सा जो होता है वो राज्यों को भी दिया जाएगा। फिर संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी, ठीक है, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे खुद की विधानसभाएं नहीं है वहां पर जो टैक्स लगाए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएगा, संघ राज्य क्षेत्र के जीएसटी के अंतर्गत आएगा। और ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा नहीं है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली जो हैं इन पर जो टैक्स हैं वो केंद्र सरकार लगाएगी और वसूलेगी भी केंद्र सरकार। अब देखिए अप्रत्यक्ष करों के गुण से गुण, ठीक है, तो क्या गुण है, मितव्ययी, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर एक तरह से क्या होते हैं, मितव्ययी होते हैं, ठीक है। मितव्ययिता का मतलब क्या हो गया, मतलब इन करों को इकट्ठा करने के लिए कोई ज्यादा और खर्चा, अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता है। फिर विस्तृत आधार का मतलब क्या हो गया, जो प्रत्यक्ष कर थे उसका जो क्षेत्र था वो तो सीमित था, मतलब जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसका विस्तृत आधार कैसे है, क्योंकि जो भी व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग करेगा उन्हें किसी न किसी प्रकार से टैक्स को चुकाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। फिर ये लोचपूर्ण भी होते हैं, मतलब सरकार क्या करती है, आवश्यकता अनुसार इनमें कमी वृद्धि कर सकती हैं। जैसे जो अनिवार्य वस्तु होती हैं तो अनिवार्य वस्तु तो क्या होगी, सभी लोगों के द्वारा प्रयोग की जाएगी और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो सभी लोगों का टैक्स देना पड़ेगा। इससे एक तरह से क्या होगा, सभी लोग अनिवार्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इससे सरकार की आय में एक तरह से क्या होगी, वृद्धि होगी और लोगों का जो उपभोग है, वस्तु एवं सेवाओं का जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी कमी नहीं आएगी। चाहे वस्तु महंगी हो जाएगी लेकिन अनिवार्य वस्तुओं का जो है वो करना आवश्यक होता है। फिर सरकार क्या करती है, टैक्स के माध्यम से जो हानिकारक वस्तुएं होती हैं, जो अनुपयोगी वस्तु होती हैं, उन पर रोक लगाने का प्रयास करती हैं, उन पर उनके उत्पादन को
घटाने का प्रयास करती हैं अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से। फिर अप्रत्यक्ष कर जो हैं उनकी चोरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक तरह से क्या होते हैं, वस्तु की कीमत में जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए मतलब एक व्यक्ति अगर इनको भुगतान कर देगा, जिस व्यक्ति ने भुगतान कर दिया है वो अब क्या करेगा, उस वस्तु की कीमत में जोड़ के सभी लोगों से लेना है। इसका मतलब इसकी चोरी करना एक तरह से बहुत कठिन काम होता है। फिर ये एक तरह से क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि इन करों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलग अलग व्यक्तियों को देना पड़ता है। एक साथ देने की परेशानी जो प्रत्यक्ष करों में होती है वो इसमें नहीं होती हैं। और फिर न्यायपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, करों का भुगतान, अप्रत्यक्ष करों का जो भुगतान है वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार, जो उसमें जो प्रत्यक्ष कर होते वो तो क्षमता के अनुसार थे, लेकिन ये क्षमता के अनुसार नहीं, मतलब कोई भी वस्तु अगर व्यक्ति वस्तु का प्रयोग करेगा तो उसे कर चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यायपूर्ण कह सकते हैं। फिर अप्रत्यक्ष करों के कुछ दोष होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। इससे सबसे पहला जो है वो क्या है, अनिश्चित राजस्व। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनसे प्राप्त राजस्व एक तरह से क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि जब अधिक मात्रा में कर लगा दिए जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, जिससे सरकार को टैक्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो करों की जो दर होती हैं वो एक इष्टतम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लोग वस्तुओं की मांग कम कर देंगे, जिससे सरकार को राजस्व की हानि होगी। फिर अवरोही, मतलब ये जो न्यायशीलता की हम बात करते हैं, ठीक है, न्यायशीलता का जो सिद्धांत होता है उसको ये संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को ये बराबर मात्रा में चुकाने पड़ते हैं। जो आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे कि माचिस है, कपड़े धोने के साबुन हो गया, नहाने का साबुन हो गया, टूथपेस्ट है, इनका प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और सभी लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है बराबर मात्रा में। इसलिए इसको हम न्यायपूर्ण नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में अमितव्ययी, प्रत्यक्ष कर तो कितना भुगतान करना है, उसकी किस तिथि तक भुगतान करना है ये सब निश्चित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष करों को वसूल करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिससे इसकी जो लागत होती है वो बढ़ जाती हैं। विभिन्न निरीक्षक जो होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनको नियुक्त करना पड़ता है और उनको जाके देखना पड़ता है वास्तविक स्थिति क्या है, करों का जो भुगतान किया जा रहा है वो सही मात्रा में है या नहीं है। फिर उत्पादन एवं रोजगार पर इसका एक तरह से क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब कर लगेगा तो इससे क्या होगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, मतलब मांग घटेगी, और मांग घटेगी तो क्या होगा, उत्पादन भी घटेगा, और उत्पादन के साथ साथ में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उत्पादन घटेगा तो लोगों को काम से निकाला जाएगा, जिससे रोजगार की मात्रा कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, स्फीति पोषक होते हैं। ठीक है, स्फीति पोषक का मतलब अप्रत्यक्ष कर लगने से क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, जिससे उसकी लागत बढ़ेगी, मजदूरी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह अर्थव्यवस्था में सारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं अगर उसमें बढ़ोतरी की स्थिति होगी तो इससे क्या होगा, मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और फिर एक लास्ट जो इसमें दोष देखने को मिलता है वो कौन सा है, नागरिक चेतना की कमी, क्योंकि देखिए अप्रत्यक्ष कर लोगों के द्वारा चुकाए जाते हैं, लेकिन वो वस्तुओं की कीमत में ही जुड़े होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को करों का भुगतान करता है, लेकिन इसके बारे में एक तरह से नागरिक चेतना का अभाव होता है, मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि वो सरकार को कर का भी भुगतान कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।